कहानी की यूं करें तैयारी। कहानी कहने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए? अगर एक कहानी को तैयार करना हो तो उसके क्या चरण होंगे? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कुछ सूत्रों की पड़ताल की गई है। सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में आप ऐसे ही कुछ व्यवहारिक सूत्रों को जान पाएंगे। इस कड़ी को शुरू करने से पहले एक बार फिर से यह याद करना होगा कि सामाजिक कार्यकर्ता खुद एक कहानीकार है। क्या आपको यह बात याद है कि कहानी कहने का मतलब कहानी बनाना नहीं होता है। कहानी कहने का मतलब होता है कि सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता और किसी व्यक्ति के जीवन में जो कहानी घट चुकी है उसे एक आकार देने की कोशिश, यही कहानी कहन है। कहानी कहन से, रणनीतिक संचार से वास्तव में हम क्या अपेक्षा करते हैं? यही कि इससे सामाजिक नागरिक संस्थाओं की पहचान का निर्माण होता है। प्रयास बस यह किया जाता है कि जीवन में जो कहानी अलग अलग समय पर घटी है, जो कहानी बनी है, उसे कहानी कहने की प्रक्रिया में किस तरह से वर्तमान में कहा जाता है, वर्तमान में लिखा जाता है, आज की स्थिति में बताया जाता है। जो कहानी कई दिनों, कई महीनों और कई बरसों में घटी है, उनके टुकड़ों को एक साथ रखा जाता है ताकि कहानी बन सके। कहानी कहन में केवल समय के अनुसार क्रम नहीं बनाया जाता है, बल्कि अर्थ के हिसाब से अलग अलग समय पर घटी हुई घटनाओं या अनुभवों को जोड़ा जाता है। ऐसा करते समय हो सकता है कि बाद की घटनाएं पहले स्थान पा जाएं। कहानीकार को यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसे कोई काल्पनिक कहानी नहीं रचना है। अगर कोई काल्पनिक कहानी नहीं रचना है तो फिर भय किस बात का होना चाहिए? इस बात को नकारा नहीं जाना चाहिए कि कई लोग मंच पर जाते समय बहुत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कई लोगों से मुखातिब होता है, जहां सभी लोगों की नजरें उनकी तरफ देख रही होती हैं। श्रोता, दर्शक केवल उन्हें देख नहीं रहे होते, बल्कि अपेक्षा कर रहे होते हैं कि कहानीकार उनकी समझ को अपने अनुभवों से विस्तार देने वाला है। ऐसे में भय का होना स्वाभाविक होता है और इसी तरह लिखने का भय होता है। हमारे मन में यह बात स्वाभाविक तौर पर आती है कि क्या वास्तव में हम अपने लेखन से, अपनी लिखी हुई कहानी से विषय को सही ढंग से विस्तार दे पाएंगे? जरा सोचिए कि यह भय किस बात का होता है। कहानी नहीं होने का भय होता है, या श्रोताओं के सामने कहानी ना कह पाने का भय होता है, या लिखी हुई कहानी में प्रभावी अर्थ ना डाल पाने का भय होता है? वास्तव में कहानी ना होने का भय तो होता ही नहीं है, क्योंकि कहानी तो मौजूद है। सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता के जीवन में अपनी पहल से कई कहानियों का निर्माण होता रहता है। महत्वपूर्ण यह होता है कि क्या हम उन कहानियों के ऊपर नजर रखते हैं, क्या हम उन्हें दर्ज कर रहे हैं, क्या वो हमारी स्मृति में हैं, क्या हमने तथ्यों को सही ढंग से संकलित किया है। अगर ये तैयारी हो जाए तो फिर कोई भय शेष नहीं रहता है। वास्तव में डर इस बात का होता है कि अगर उस कहानी को अच्छा रूप ना मिल पाए तो क्या हम अपने विषय को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। वास्तव में डर होता है आत्मविश्वास की कमी का। कहानीकार को यह जरूर सोचना चाहिए कि वह जो कहानी कहने वाला है वह कहानी केवल उसी के पास है, क्योंकि सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता की कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं होती, बल्कि उसके अपने संघर्ष की, उसके अपने अनुभव की कहानी होती है। और वास्तव में श्रोताओं, पाठकों, दर्शकों किसी को इसके बारे में पता नहीं होता है। और स्टोरी टेलिंग में हम यही प्रयास करते हैं कि सामाजिक नागरिक संस्थाओं, सामाजिक नागरिक कार्यकर्ताओं के अपने अनुभवों और अनुभूतियों की कहानी को व्यापक समाज के सामने प्रस्तुत किया जा सके। वास्तव में प्रश्न यह है कि कहानीकार के कुछ भय होते हैं, लेकिन इन भयों के कारण कहानी की चीरफाड़ नहीं की जाना चाहिए, कहानी को बदलने की कोशिश नहीं की जाना चाहिए। कहानी वास्तव में जैसी है उसे वैसे ही प्रस्तुत करने की कोशिश की जाना चाहिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं कि कहानी कहने की इस प्रक्रिया में
भय किस बात के होते हैं? पहला भय हो सकता है, मेरे पास अच्छे और पर्याप्त शब्द नहीं हैं, मैं अच्छे से कहानी कैसे कह पाऊंगा या कैसे कह पाऊंगी। भय हो सकता है, क्या मैं अपने विषय को अच्छे से सजाकर संवार कर अच्छे रूप में प्रस्तुत कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। मेरी आवाज शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। यह भी भय हो सकता है। यह भय हो सकता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी कहानी से लोगों को क्या नया जानने को मिलेगा। अगर कुछ नया नहीं मिला तो क्या होगा, यह भी एक भय है। यह भय हो सकता है कि लोगों को मेरे विषय में रुचि होगी या नहीं, यह पता नहीं होने का भय होता है। मेरे पास जानकारी, घटनाएं, तथ्य, उदाहरण तो बहुत हैं। मैं कौन सी जानकारियां, घटनाएं, तथ्य, उदाहरण अपनी कहानी में शामिल करूं और कौन से छोड़ दूं, यह तय ना कर पाने का भय होता है। हो सकता है कि कहानी कहने वाले के सामने ऐसे ही कुछ और अन्य भय भी हों, कुछ और डर हों। अब सोचना यह है कि इनमें से कौन से भय ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं या वास्तव में जिनका कोई महत्व है। ऐसे भय कौन से हैं जो स्थायी हैं? इनमें से कौन से ऐसे भय हैं जिनको दूर नहीं किया जा सकता है? ऐसा कोई भय नहीं होता जिसको दूर ना किया जा सके। आइए जानते हैं कहानी कहन के ऐसे सूत्रों के बारे में जो हम में आत्मविश्वास पैदा करेंगे और हमारे भयों को दूर करेंगे। पहला सूत्र है कहानी के विषय की पहचान। सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता जब अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं तब उन्हें कई कहानियां मिलती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है ऐसी कहानी की खोज करना जिससे सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता और उन परिस्थितियों का विवरण मिले जिन्होंने उन्हें यह भूमिका यानी सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उस कहानी में केवल वह समुदाय ही पात्र नहीं होता है जिसके लिए वह पहल की जा रही थी, बल्कि सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता स्वयं उसका एक अहम पात्र होता है। जो विषय चुना गया है उसका एक शीर्षक भी गढ़ना जरूरी होता है। यानी पहला सूत्र है विषय की पहचान कर लेना। दूसरा सूत्र है भयों और डर की पहचान। कहानी कहने में भयों से मुक्ति का पहला सूत्र हमने जान लिया है, और वो पहला सूत्र था कहानी का विषय पहचानना। जब तक कहानी का विषय नहीं पहचाना जाता है तब तक हमारे भीतर से एक आत्मविश्वास की कमी का भय बना रहता है। दूसरे सूत्र में अब करना यह है कि हम अपने भय और दूसरे ऐसे भयों की पहचान करें जिनसे हमारी कहानी कहन प्रभावित हो सकती है। जो भी भय आपके मन में है जरा उन्हें कागज पर लिख लीजिए, और उनके साथ ही यह भी लिख लीजिए कि ये भय क्यों है और इनसे पार कैसे जाया जा सकता है। अगर पहचाने हुए भयों को दूर करने में कोई समस्या आ रही है तो अपने किसी साथी से इनके बारे में बात कीजिए। हो सके तो अपने समूह में व्यावहारिक अभ्यास कीजिए। अपने साथियों के साथ बैठिए और उन्हें अपनी कहानी सुनाइए और उनसे सलाह लीजिए, उनसे सुझाव लीजिए। अगर भयों को पहचान लिया जाए तो भयों से दूर होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तीसरा सूत्र है जानकारियां रखना और छोड़ना। अपने साथियों और समूहों में अपनी कहानी पर विस्तार से बात कीजिए, कहानी की विस्तार से व्याख्या कीजिए। उन्हें कहानी का हर नया पुराना घटनाक्रम कह सुनाइए। फिर उनसे पूछिए कि उन्हें कौन सी घटनाएं या कौन से उदाहरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण और रोचक लगे, वे कौन सी घटनाओं से प्रभावित हुए। किसी भी सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता के पास जो अनुभव होता है उसमें जानकारियों, घटनाओं की अधिकता होती है। बहुत कुछ कहने, बहुत कुछ बताने को होता है। उसमें से कुछ जानकारियां रखने की होती हैं और कुछ जानकारियां छोड़ देने की जरूरत पड़ती है। अपनी कहानी में बहुत सारी जानकारियां देने के लोभ से बचना जरूरी होता है। चौथा सूत्र है सबसे रोचक और प्रभावी अनुभवों का चुनाव। जब महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय अनुभवों की पहचान हो जाए तब उनमें से ऐसे किसी अनुभव या ऐसी घटना की पहचान करना होगी जो रोचक भी हो, उससे जानकारी भी मिलती हो, उससे प्रक्रिया और उपयोगी सीख भी मिलती हो, उससे प्रक्रिया के बारे में जानकारी भी मिलती हो और कुछ उपयोगी सीख भी मिलती हो। ऐसे किसी अनुभव या घटना का चुनाव इसलिए किया जाता है ताकि उसके बारे में विस्तार से बात की जा सके। कहानीकार अगर हर घटना और अनुभव का विवरण देने का प्रयास करेगा तो उसकी कहानी बोझिल हो जाएगी और हो सकता है कि उसमें दोहराव भी होने लगे। एक घटना का विवरण देकर
अन्य घटनाओं और अनुभवों की जानकारी का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जा सकता है कि कही गई बातें एक अनुभव से निकलकर नहीं आ रही हैं। उनमें कई स्वरूप हैं, क्रमबद्धता है, परस्पर जुड़ाव है और एक पैटर्न है। यह भी ध्यान रखिए कि हर कहानी में छोटी छोटी कहानियां और घटनाएं शामिल होती हैं। उन्हें भी पहचान लेना बेहतर होता है। 5वां सूत्र है घटना या अनुभव या सीख का ध्यान। हम अपनी कहानी में जिस घटना या अनुभव को शामिल कर रहे हैं, जरा उस पर ध्यान से नजर डालिए। एकांत में बैठिए और आंखें बंद करके उस घटना को घटते हुए देखिए। कुछ सवाल मन में उभरेंगे, उन सवालों के जवाब दीजिए। मसलन, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो सकता था, क्या हुआ, घटना का किस पर असर हुआ, क्या असर हुआ, यह महत्वपूर्ण क्यों है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमको अपनी कहानी को आकार देने में मदद करेंगे। जब हम घटना या अनुभव के बारे में सोचते हैं, तब हमें पात्रों के चेहरे भी नजर आते हैं, यानी कहानी के पात्र। कहानी के पात्रों को पहचान लेना भी जरूरी होता है। 6वां सूत्र है 20 शब्दों का अपना कोश बनाना। ऐसे 20 शब्दों की पहचान कीजिए जो आपकी कहानी के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण लगते हैं। ऐसे शब्द स्थानीय भाषा के शब्द भी हो सकते हैं। इन शब्दों की एक सूची बना लीजिए। इन शब्दों को मन में बार बार दोहराते रहिए। कभी भी इन शब्दों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह शब्द समुदाय, विषय, नीति, कानून, समाज या संस्कृति के पहलुओं से जुड़े हो सकते हैं। इन शब्दों के अर्थ और भावों पर बार बार विचार किया जाना बेहतर होगा। हर शब्द का एक अर्थ होता है। बिना अर्थ के शब्द का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्या आपने अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के अर्थों को जान लिया है? 7वां सूत्र है अपने सबसे महत्वपूर्ण 10 वक्तव्य बनाना। जिन 20 शब्दों की पहचान की गई है, उन शब्दों का उपयोग करके कहानी से संबंधित 10 वक्तव्य या 10 वाक्य बना लेने चाहिए। ये वक्तव्य कहानीकार के विषय के बारे में सबसे गहरी समझ को स्पष्ट करने वाले वक्तव्य हो सकते हैं। इन वक्तव्यों को एक ऐसे क्रम में रख कर देख लीजिए जो कहानी को समझने में सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। वास्तव में ये 10 वाक्य हमें अपने विषय को सार्थक ढंग से प्रभावी अर्थ के साथ प्रस्तुत करने में बहुत मदद करेंगे। 8वां सूत्र है 3 सबसे महत्वपूर्ण संदेशों की पहचान। कहानीकार अपनी कहानी के माध्यम से कोई संदेश, कोई सीख, किसी अनुभव की प्रस्तुति करता है। बेहतर होता है कि वह कोई भी 3 संदेश पहचान ले जो उसकी कहानी से निकलने वाले होंगे। जो कहानी अपने समूह साथियों को सुनाई थी, वह कहानी क्या थी? उसमें ऐसा क्या था जिसे जानने में किसी व्यक्ति या किसी समूह की रुचि होगी? अगर एक कहानी में कई संदेश देने की कोशिश की जाती है, तो वह कहानी प्रभाव पैदा नहीं करती है। अतः जरूरी है कि कहानी के 3 सबसे प्रमुख संदेश और उनकी प्रासंगिकता को पहचान लेना होगा। यह तैयारी करते समय गौर से देखिए और सोचिए कि कौन सी ऐसी बातें होंगी जो संशय पैदा करेंगी, जिनसे श्रोताओं को या पाठकों को स्पष्टता नहीं मिलेगी या हमारी बातें अविश्वसनीय लगेंगी। ऐसे पहलुओं को पहचान लेना बहुत जरूरी है और ऐसी हर बात को कहानी से अलग कर देना होगा। 9वां सूत्र है वातावरण के 5 विवरण। वातावरण का अर्थ होता है हम जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसके आसपास के चित्र। लोगों का घर कैसा है, उस गांव की स्थिति क्या है, उस बस्ती का स्वरूप कैसा है, लोग किन परिस्थितियों में रहते हैं, ये सारी बातें वातावरण में शामिल होती हैं। किसी भी कहानी को जीवंत बनाता है वातावरण का विवरण। जिन लोगों के बारे में बात की जा रही है, उनके घर कैसे हैं, उनकी संस्कृति के व्यवहार कौन से हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं, वे किन परिस्थितियों में रहते हैं, वहाँ किस तरीके की सुविधाएं हैं, किस तरीके के अभावों में वो रहते हैं, वहाँ के मौसम का क्या प्रभाव है। स्वच्छता, जीवन शैली सरीखे पहलू भी वातावरण की इस व्याख्या में शामिल होते हैं। 10वां सूत्र है तथ्यों, तारीखों और आंकड़ों का चुनाव। कहानीकार
अपनी कहानी में कौन सी तारीखों और वर्ष का उल्लेख करने वाला है, यह स्पष्ट होना चाहिए। तारीखों का प्रयोग निरंतरता के क्रम में किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे आंकड़ों का, ऐसे तथ्यों का भी प्रयोग करना चाहिए जिनसे कहानीकार अपने विचार या सामाजिक मुद्दों के आकार, उसके फैलाव और उसकी गंभीरता को स्पष्ट कर सकता है। यह ध्यान रखना होगा कि इतनी संख्याओं, तारीखों का इस्तेमाल ना किया जाए जिन्हें श्रोता या पाठक याद ही ना रख पाए। 11वां सूत्र है कठिनाइयों और चुनौतियों से निपटने की तैयारी। हो सकता है कि किसी बात पर या कहानी कहने वाले के किसी तौर तरीके पर समूह यानी कि श्रोता फप्तियां कसें, हंसें या हल्के में लें। जरा सोचिए कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। यह भी हो सकता है कि लोग कहानी में बहुत रुचि ना दिखाएं, सुनते समय बहुत उत्साह ना दिखाएं। ऐसे में सोचना होगा कि आप लोगों में उत्साह कैसे भरेंगे। यह भी संभव है कि कोई तिरस्कार करे या घृणा सूचक शोर करे। आप उन लोगों से संवाद कैसे कायम करेंगे। अगर हम ये पहले से तैयारी कर लें तो निश्चित रूप से जब हम कहानी कह रहे होंगे तब हमको किसी भी तरीके की दुविधा या भय महसूस नहीं होगा। इन 11 सूत्रों को जानने के बाद प्रश्न खड़ा होता है कि स्टोरी टेलिंग के इन सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए। जिस घटना या अनुभव के बारे में हम अपनी कहानी कहने वाले थे, क्या उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है? जो सूत्र हमको यहाँ पर बताए गए, क्या हमने उन सूत्रों के आधार पर अपनी कहानी का परीक्षण कर लिया है? कहानी कहने से पहले इस भाग में जिन सूत्रों का उल्लेख किया गया है, उन प्रश्नों पर, उन सूत्रों पर गहराई से विचार कर लीजिए। जब आप कहानी कहने के लिए खड़े होंगे तब बीच में अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, मुझे किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए था? क्या मैंने उन शब्दों का प्रयोग कर लिया है? कहानीकार अगर कहीं कुछ भूल रहा होगा तो उसे पृष्ठभूमि याद आ जाएगी। जब वो कहानी का क्रम भूल रहा होगा तब उसे उस घटना के बारे में सोच लेना चाहिए जिसके बारे में उसने तैयारी की थी कि मैं उस उदाहरण का उल्लेख अपनी कहानी में जरूर करूंगा। तैयारी से हम अपनी स्मृति को मजबूत बना पाते हैं। इसी तरह कहानी कहते समय जब 1/3 समय गुजर जाता है तब अपने आप से यह प्रश्न जरूर पूछिए, मैंने जिन संदेशों का निर्धारण किया था, यानी कि जो संदेश देने के बारे में निर्णय किया था, क्या मैंने वह संदेश देने के लिए पृष्ठभूमि बना ली है? कोई भी संदेश बिना पृष्ठभूमि के प्रभाव पैदा नहीं करता है। जब हम कहानी कहते हैं तब बीच बीच में अपने आप को परखते रहना, अपने आप से प्रश्न पूछते रहना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इन सूत्रों के आधार पर अपनी कहानी को आकार देते हैं तो बहुत हद तक हम अपनी कहानी को प्रभावशाली बना पाएंगे। सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में आपने जाना कि अगर हम 11 सूत्रों का ध्यान से पालन कर लें तो हमारी प्रभावी कहानी तैयार हो सकती है। इन 11 सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अपने विषय को जान लेना, उस विषय के बारे में तैयारी कर लेना, 20 महत्वपूर्ण शब्दों की पहचान कर लेना, 10 महत्वपूर्ण वक्तव्य बना लेना, 3 संदेश दिए जाने हैं, वो संदेश कौन से होंगे, उन संदेशों को पहचान लेना, साथ ही उस वातावरण का विवरण तैयार कर लेना जिससे कोई भी व्यक्ति उस कहानी को अपने सामने चित्र के रूप में घटित होता हुआ देखता चले। ऐसे विवरण की तैयारी कर लेना। और आखिरी बिंदु जो महत्वपूर्ण है वो उन कठिनाइयों को पहचान लेना जो कहानी कहते समय हमारे सामने आ सकती हैं। उम्मीद है ये सूत्र आपको अपनी कहानी को बेहतर बनाने में सहयोगी साबित होंगे।